हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट की सीरीज़। और इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन पूरा कवर मिल जाएगा 2026 के लिए, और इवन बाद में भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये स्टैटिक है और सारी चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप इसके साथ करंट अफेयर्स को सप्लीमेंट कर लीजिएगा और PYQ को, देन आपका इन्वायरमेंट का पोर्शन पूरा सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है। और गाइज़ ऑलरेडी पॉलिटी चल ही रहा है और पॉलिटी का काफ़ी सारा पार्ट कवर हो भी चुका है और कुछ लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और कुछ करना बाकी है, रिकॉर्डेड है पर अपलोड करने में थोड़ा तो टाइम लगता है। देन स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट को भी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुका है। देन पॉलिटी, और फिर अब जो है इन्वायरमेंट भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। और जैसे ही इन्वायरमेंट या पॉलिटी, इसमें से जो भी पहले ख़त्म होगा, आई थिंक पॉलिटी ही पहले ख़त्म होगा, तो पॉलिटी फिनिश करने के बाद फिर ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड इकोनॉमी के भी आएंगे। ठीक है, एक साथ दो सब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं क्योंकि गाइज अब अप्रैल तक सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसलिए मैं सारी चीज़ों को लाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। और आपको इसके लिए भी सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो इन्वायरमेंट, तो सबसे पहले जब आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या है। तो इन्वायरमेंट एक नेचुरल सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे बायोटिक कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक कहने का मतलब नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ठीक है, और ये इन इंट्रैक्शंस की वजह से क्या बन रहा है, ये इंट्रैक्शन सेव कर रहा है हैबिटेट को और इकोसिस्टम को। तो इन्वायरमेंट मतलब कि एक नेचुरल सिस्टम है जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट जो है क्या हो रहा है, साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन बायोटिक अगर कंपोनेंट हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डेड एंड डिकेइंग मैटर, बोन्स, फॉसिल्स, ये सब कुछ आता है बायोटिक या लिविंग ऑर्गेनिज्म में। देन बायोटिक इज़ नॉट सेम एज ऑर्गेनिक। तो जब हम कहते हैं बायोटिक तो इसका मतलब नहीं है कि ऑर्गेनिक, बायोटिक इज़ नॉट ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब कि कार्बन कंपाउंड्स उसमें है। तो आपको याद रखना है कि बायोटिक में क्या क्या आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिकेइंग मैटर, बोन्स एंड फॉसिल्स। ठीक है, देन हैबिटेट क्या है, तो फिजिकल एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो फिजिकल एड्रेस किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम कहेंगे हैबिटेट, जहाँ पे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, रह रहा है, खा पी रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसका हैबिटेट है, घर है, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक, डेजर्ट वगैरह। ठीक है, देन मैनी हैबिटेट्स टुगेदर फॉर्म एन इन्वायरमेंट। और काफ़ी सारे हैबिटेट जो हैं एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो जो है हम देख सकते हैं कि वेरियस हैबिटेट्स है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हैबिटेट ऑफ कैमल या हैबिटेट ऑफ कैक्टाई, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सब कोई अपने अपने हैबिटेट में रहते हैं। जैसे कैमल आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने के लिए मिलेगा, डेजर्ट में। ठीक है, कैक्टस डेजर्ट में। तो इस तरीके से सबका अपना अपना घर है, एड्रेस है। ठीक है, देन अब समझते हैं कि हैबिटेट और इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क है। तो एवरी हैबिटेट इज़ एन इन्वायरमेंट। तो जो हर हैबिटेट है ना वो एक इन्वायरमेंट है, मतलब जो भी किसी का एड्रेस है, घर है, वो क्या है, इन्वायरमेंट है। लेकिन हर इन्वायरमेंट हैबिटेट नहीं है। इस पॉइंट को आपको बिल्कुल याद रखना है कि जितना भी हैबिटेट है वो इन्वायरमेंट है, लेकिन हर इन्वायरमेंट हैबिटेट नहीं है। ठीक है, मतलब हैबिटेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि हैबिटेट ऑलवेज हैज़ लाइफ। अगर आप देखेंगे हैबिटेट में तो इसमें हमेशा ही लाइफ होगा, लेकिन इन्वायरमेंट में लाइफ हो भी सकता है और लाइफ नहीं भी हो सकता है। और हैबिटेट जो है स्पेसिफिक होता है एक स्पीसीज़ के लिए, और इन्वायरमेंट में इंक्लूड हो सकता है काफ़ी सारे स्पीसीज़। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है हैबिटेट को। ठीक है, नॉट वाइस वर्सा। मतलब आपको सिंपली याद रखना है कि हर हैबिटेट जो है इन्वायरमेंट है, क्योंकि हर हैबिटेट में क्या है, लाइफ है, लेकिन हर इन्वायरमेंट हैबिटेट नहीं है। ठीक है,
तो इन्वायरमेंट जो है एक ब्रॉडर सिस्टम है, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर सब कुछ आ जाता है। तो हर टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि इन्वायरमेंट में लाइफ हो ही हो, ठीक है। और हैबिटेट क्या है, स्पेसिफिक एरिया है कि किसी भी स्पीसीज़ का, ठीक है। देन चेंजेस इन इन्वायरमेंट चेंजेस हैबिटेट। तो अगर इन्वायरमेंट में बदलाव होता है तो हैबिटेट एड्रेस भी बदल जाता है, लेकिन चेंजेस इन हैबिटेट डजंट अफेक्ट द होल इन्वायरमेंट। लेकिन अगर कोई चेंज उसके हैबिटेट में हुआ तो क्या होल इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा? नहीं होगा, ठीक है, होल इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं होगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि चेंजेस इन इन्वायरमेंट चेंजेस हैबिटेट, कि अगर इन्वायरमेंट में बदलाव हुआ तो उसका घर भी बदल सकता है, उसका एड्रेस जहाँ वो रह रहा है वो भी बदल सकता है। लेकिन अगर घर या एड्रेस बदल रहा है तो इससे होल इन्वायरमेंट इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब समझते हैं इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम हमने देखा इन्वायरमेंट में ज़रूरी नहीं कि लाइफ हो, पर हैबिटेट में ऑलवेज लाइफ होगा। अब इकोसिस्टम समझते हैं। तो ये फंक्शनल यूनिट है नेचर का। यहाँ पे लिविंग कंपोनेंट मतलब प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स भी मिलेंगे। देन नॉन लिविंग इन्वायरमेंट मीन्स एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल नेचर है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ठीक है। नेचर का ये फंक्शनल यूनिट है और इसमें लिविंग कंपोनेंट्स है जैसे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स वगैरह। देन नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है। और इनके बीच क्या होता है? इंट्रैक्शन होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एंड विथ द फिजिकल इन्वायरमेंट। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पे लिविंग कंपोनेंट भी है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है और ये इंट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एंड विथ द फिजिकल इन्वायरमेंट, और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके साथ। तो एक बार ये PYQ में पूछा जा चुका है कि इकोसिस्टम क्या है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। देन इकोसिस्टम जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। यूजुअली इंक्लूड स्पेसिफिक स्पीसीज, और स्पेसिफिक स्पीसीज भी हो सकता है जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या क्या हो गया? पॉन्ड, लेक्स, ओशियन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम मीन्स वाटर से रिलेटेड लाइफ, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे जो भी चीज़ें हैं। देन अब समझते हैं इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, इन तीनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। इकोसिस्टम जब हम कह रहे हैं तो ये है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम क्या है? नेचर का फंक्शनल यूनिट है, और इकोसिस्टम में ऑलवेज जो है लाइफ मिलेगा, ठीक है। लाइफ मीन्स प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, और यहाँ पे इकोसिस्टम में हैबिटेट भी है। देन जब हम कह रहे हैं इन्वायरमेंट, तो मे और मे नॉट हैव लाइफ। ज़रूरी नहीं कि लाइफ हो ही, लाइफ हो भी सकता है, लाइफ नहीं भी हो सकता है, और ये ब्रॉडर है इकोसिस्टम से, और इसमें मल्टीपल इकोसिस्टम इंक्लूड हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में मे और मे नॉट हैव लाइफ, लाइफ हो भी सकता है, लाइफ नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये इकोसिस्टम से ब्रॉडर होता है इन्वायरमेंट, इसमें मल्टीपल इकोसिस्टम भी हो सकता है, लेकिन इकोसिस्टम में आपको हैबिटेट भी मिलेगा, इकोसिस्टम में हमेशा आपको लाइफ भी मिलेगा। तो ये चीज़ भूलना नहीं है कि इन्वायरमेंट क्या है? ब्रॉडर है इकोसिस्टम से। देन इकोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी क्या है? तो इसमें जो है इंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स के और उसके इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में, तो ये इकोलॉजी है। तो ये याद रखना है कि ऑल इकोसिस्टम्स आर इन्वायरमेंट्स। तो जितना भी इकोसिस्टम है वो इन्वायरमेंट है, लेकिन हर इन्वायरमेंट इकोसिस्टम नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जितना भी इकोसिस्टम है वो क्या है? इन्वायरमेंट है, लेकिन हर इन्वायरमेंट इकोसिस्टम नहीं है। तो अब एक बार हम इसको जो है जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। तो इन्वायरमेंट के बारे में हमने देखा, यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स है, ठीक है, और यहाँ इंट्रैक्शन हो रहा है। देन बायोटिक में हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिकेइंग, बोन्स एंड फॉसिल्स है, और बायोटिक हमेशा ऑर्गेनिक नहीं होता है। देन हैबिटेट का मतलब फिजिकल एड्रेस हो गया, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, खाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और काफ़ी सारे हैबिटेट जो है टुगेदर इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। देन अब अगर देखें
हैबिटाट वर्सेस इन्वायरमेंट में हमने देखा कि हर हैबिटाट जो है क्या है, इन्वायरमेंट है, लेकिन हर इन्वायरमेंट हैबिटाट नहीं है, ठीक है। देन इकोसिस्टम के बारे में हमने देखा कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है और यहाँ पे इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ और फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी, ठीक है। देन हमने देखा इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम क्या है, यहाँ पे यूनिट ऑफ नेचर है, यहाँ हमेशा लाइफ ही होगा, यहाँ हैबिटाट भी होता है, और इन्वायरमेंट में लाइफ हो भी सकता है, लाइफ नहीं भी हो सकता है, और इकोसिस्टम से ये ब्रॉडर होता है। देन इकोलॉजी अगर देखें तो यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में और उनके इन्वायरमेंट में, यहाँ पे इंट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। फिर से वही चीज़ याद रखना आपको कि हर इकोसिस्टम इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जितना भी इन्वायरमेंट है वो क्या है, इकोसिस्टम है, ठीक है। देन अब हम देखेंगे कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इकोसिस्टम का, कि इकोसिस्टम जो है कितने तरीके का हो सकता है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें इकोसिस्टम का, तो एक तो नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम में एक्वेरिया, गार्डन, डैम्स वगैरह हो गया, क्रॉप लैंड ऑफ मेज या राइस, ये सब मैन मेड इकोसिस्टम हो गया। और नेचुरल इकोसिस्टम में आता है फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में आ गया फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट, ठीक है। और एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, ब्रैकिश वाटर, ठीक है। देन फ्रेश वाटर में रनिंग वाटर आता है और स्टैंडिंग, जो कि स्टिल या खड़ा होता है, या कह सकते हैं कि ज़्यादा रनी नहीं है। देन ब्रैकिश में मैंग्रोव इकोसिस्टम हो गया और वेटलैंड या एस्चुरीन इकोसिस्टम क्या हो गया, ब्रैकिश में आता है मैंग्रोव और वेटलैंड और एस्चुरीन, ठीक है। तो ये कुछ देखा हमने। अब हम समझते हैं कंपोनेंट्स के बारे में, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स में फिजिकल फैक्टर्स आ गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो फिजिकल फैक्टर में टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या क्या आ गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। इनऑर्गेनिक में आ गया वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देन बायोटिक में प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ये हमने देखा एबायोटिक। और बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ है, तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स कौन है, बेसिकली ग्रीन प्लांट, कंज्यूमर्स एनिमल, डीकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन एबायोटिक कंपोनेंट्स are the inorganic and non-living parts which act as major limiting factor, ठीक है। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट है ये क्या है, इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग पार्ट्स है, जो कि विच एक्ट्स एज ए मेजर लिमिटिंग फैक्टर की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट और लिमिटिंग फैक्टर। तो जो एबायोटिक फैक्टर है, जैसे कि सॉइल, वाटर, टेम्परेचर और लाइट, तो ये इन्फ्लुएंस करता है सर्वाइवल को। कहने का क्या मतलब है, जो एक सिंगल एबायोटिक फैक्टर है ये लिमिट कर सकता है सर्वाइवल को, इसीलिए कहा जाता है लिमिटिंग फैक्टर। तो अब इसको समझते हैं। जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में यहाँ पे रेन तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाता है अच्छे से। आखिर ऐसा क्यों है कि प्रॉपर रेन है, सब कुछ है, लेकिन सीड्स जर्मिनेट नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे रीज़न है कि जो न्यूट्रिएंट्स है आर लीज्ड फ्रॉम सरफेस सॉइल। तो सरफेस सॉइल से लीज्ड होकर के नीचे चला जाता है। जैसे कि सपोज ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे अगर, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है और यहाँ क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो होता क्या है कि अगर सॉइल में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है तो वो लीच होके कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है, लीज्ड अवे। तो इसकी वजह से सॉइल में क्या है, न्यूट्रिशन रह नहीं पाता है, या तो काफ़ी डीपर लेवल में चला जाता है, ठीक है, लीच हो जाता है। तो इसकी वजह से सॉइल पुअर हो गया, तो ये लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि जैसे कि सॉइल है, वाटर है, टेम्परेचर है, ये अगर कम या ज़्यादा हो गया तो ये लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है। अब देखते हैं वर्टिकल और लैटिट्यूडनल जोनेशन को। तो ये कैसे होता है वर्टिकल और लैटिट्यूडनल जोनेशन? तो वर्टिकली अगर आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, सपोज अगर यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, आप थोड़े ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ आपको मिलेगा टेम्परेचर डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। देन आपको निडल लीफ
फॉरेस्ट मिलेगा, टुंड्रा मिलेगा, आइस एंड स्नो मिलेगा, वर्टिकल जोनेशन जैसे कि आप जाएंगे या फिर आप अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आपको ये मिलेगा, पहले आइस एंड स्नो, देन टुंड्रा, देन निडल लीफ फॉरेस्ट, देन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और अगर आप लैटिट्यूड में चलते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट है। देन अब यहाँ पे और भी ज़्यादा रेनफॉल कम होता जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, फिर डिज़र्ट आ गया, ठीक है, फिर डेजर्ट स्क्रब, देन चपराल, टेम्परेट ग्रासलैंड, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, देन मिक्स्ड फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट, देन इधर टुंड्रा एंड आइस कैप। तो आपको वर्टिकल जोनेशन भी देखने के लिए मिलता है और लैटिट्यूड में जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं तो लैटिट्यूडनल जोनेशन भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या मेजर एबायोटिक लिमिटिंग फैक्टर है। तो लाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर, ठीक है। तो अब समझते हैं टेम्परेचर में यूरीथर्मल। तो यूरीथर्मल ऐसा जो है ऑर्गेनिज्म या एनिमल या जो भी है सरवाइव करेगा वाइड रेंज में, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी हो फिर भी यूरीथर्मल जो है सरवाइव कर सकता है। देन स्टेनोथर्मल कि यहाँ पे नैरो रेंज में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, नैरो रेंज में सरवाइव करेंगे। देन एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो 21% ऑक्सीजन है जो कि एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। देन 78% नाइट्रोजन है जो कि प्रिवेंट करता है स्पॉन्टेनियस कंबशन को, ठीक है। अगर नाइट्रोजन ना हो तो क्या होगा, कहीं भी अपने आप कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये स्पॉन्टेनियस कंबशन को जो है प्रिवेंट करता है। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन, कार्ब्स, लिपिड्स, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक है। देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे CO2, H2O, सल्फर, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट। देन ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो समझते हैं इसको कि टेम्परेचर जो है ड्रॉप्स विथ हाइट। तो हाइट जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। हम जैसे हाइयर जाएंगे, माउंटेन में ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। देन वर्टिकल जोनेशन, दिस मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ग्रो एट डिफरेंट हाइट्स। तो ये वर्टिकल जोनेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग हाइट पे अलग अलग तरीके का वेजिटेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर और क्लाइमेट बदलता जा रहा है, ठीक है। देन बफरिंग कैपेसिटी, अब ये बफरिंग कैपेसिटी क्या है, इसका मतलब है एबिलिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर टू रेसिस्ट सडन चेंजेस इन pH, ठीक है। तो मतलब कि एबिलिटी किस चीज़ का, सॉइल का और वाटर का, कि जो भी सडन अगर pH में तुरंत कोई बदलाव हुआ तो उसको रेसिस्ट कर सके, ठीक है, कोई भी बदलाव हुआ एसिडिटी और एल्केलिनिटी, तो ये बफरिंग कैपेसिटी है। तो इफ़ एसिड रेन फॉल्स इनटू अ लेक विथ गुड बफरिंग कैपेसिटी द लेक्स pH वोंट ड्रॉप टू मच। तो होता क्या है कि अगर एसिड रेन होता है, ठीक है, तो अगर कोई लेक ऐसा है जिसका बफरिंग कैपेसिटी अच्छा है, कैपेसिटी जो है अच्छा है कि वो जो भी सडन चेंज हुआ उसको रेसिस्ट कर सके, रोक सके, तो pH ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा। और कीपिंग फिश एंड प्लांट सेफ, और जो भी प्लांट और फिश होगा वहाँ पे वो सेफ रहेगा, ठीक है। और न्यूट्रल pH को मेंटेन करेगा, जैसे कि 7 इन सॉइल एंड वाटर। न्यूट्रल pH क्या है, 7 ही होता है न्यूट्रल pH। तो ये सब कुछ क्या है, लिमिटिंग कैपेसिटी है। देन सैलिनिटी, तो यूरी हेलाइन मतलब टॉलरेट कर सकता है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। देन स्टेनो हेलाइन टॉलरेट नैरो रेंज, ठीक है। तो यूरी हेलाइन टॉलरेट वाइड रेंज, स्टेनो हेलाइन टॉलरेट नैरो रेंज। देन देखते हैं सॉइल। सॉइल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड एंकरेज फॉर प्लांट रूट्स, ठीक है। प्लांट रूट्स को एक जो है क्या मिलता है, जगह मिलता है जहाँ पे वो ग्रो करते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है। देन मिनरल्स वाइटल है प्लांट डेवलपमेंट के लिए और बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए। देन विंड, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है सीड डिस्पर्सल को, ट्रांसपायरेशन रेट को और टेम्परेचर रेगुलेशन को। देन प्रेसिपिटेशन डिटरमाइन करता है कि पानी कितना अवेलेबल होगा।
प्रेसिपिटेशन अफेक्ट करता है प्लांट के ग्रोथ को और इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी को। तो ये सारा फैक्टर जो है ना लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, अगर ज़्यादा या कम हो गया तो फिर अगर वो ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता तो सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये जो एबायोटिक फैक्टर है ये सब क्या है, लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया या जितना होना चाहिए उससे कम हो गया तो लिमिट करेगा, इसीलिए इनको कहा जाता है लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रॉफ। ठीक है, कि लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रॉफ्स पे। तो हाई लाइट इंटेंसिटी, तो समझते हैं रूट, ठीक है, रूट का ग्रोथ ज़्यादा होता है सूट के ग्रोथ से, तो प्लांट प्रायोरिटाइज करते हैं रूट डेवलपमेंट टू एब्जॉर्ब मोर वाटर ड्यू टू इंक्रीज ट्रांसपायरेशन, मतलब वाटर लॉस। ठीक है, तो अगर हाई लाइट है तो क्या होगा कि रूट ज़्यादा ग्रो होगा सूट से, मतलब प्लांट खुद ही प्रायोरिटाइज करते हैं कि रूट का डेवलपमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब वाटर लॉस बहुत ज़्यादा है। अगर गर्मी है, ठीक है, तो हाई लाइट इंटेंसिटी कहने का क्या मतलब, अगर ज़्यादा लाइट है तो मीन्स यहाँ पे गर्मी है, और यहाँ पे अगर गर्मी है तो होगा क्या कि प्लांट का यहाँ वाटर लॉस ज़्यादा होगा, तो इसीलिए रूट ज़्यादा ग्रो करेगा। इसीलिए हमें देखने के लिए मिलता है डेजर्ट वाले एरिया में कि रूट बहुत दूर तक जा रहा है, और रीज़न यही है क्योंकि वहाँ वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो रूट बहुत अंदर तक ग्रो करता है। ठीक है, देन इंक्रीज ट्रांसपैरेशन, मोर लाइट, अगर मोर लाइट है तो मोर हीट है, तो मोर वाटर एवापोरेट कर रहा है लीफ के सरफेसेस से। ठीक है, तो इसीलिए वाटर लॉस को रोकने के लिए रूट का ग्रोथ ज़्यादा होता है सूट से। देन शॉर्ट स्टेम्स और स्मॉल और थिक लीव्स होता है, इसीलिए तना जो है क्या होगा, छोटा होगा और स्मॉल और थिक लीव्स होगा। दीज फीचर रिड्यूस वाटर लॉस, तो ऐसा क्यों होता है, स्मॉल और थिक लीव क्यों है, क्योंकि जो प्लांट का लॉस होता है वाटर वो कहाँ से होता है, लीव्स से होता है। तो इसीलिए वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए हमें देखने के लिए मिलता है कि तना भी छोटा है और स्मॉल और थिक लीव्स है। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर हीटिंग, तो इस तरीके से अगर प्लांट का फीचर होगा तो ओवर हीटिंग होने से भी रोकेगा। थिक लीव्स स्टोर मोर वाटर, तो अगर थिक लीव होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर स्टोर करेगा। ठीक है, और स्मॉल साइज रिड्यूस करता है सरफेस एरिया एक्सपोज टू इंटेंस सनलाइट, तो जो सनलाइट के एक्सपोजर में कम से कम पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट हाई लाइट स्ट्रेसेस प्लांट, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी है तो प्लांट स्ट्रेस्ड हो जाता है इसमें। तो फिर धीरे धीरे अगर जैसे कि डेजर्ट वाला एरिया है जहाँ पे कंटिन्यूसली ही गर्मी है, तो वहाँ पे प्लांट धीरे धीरे एडेप्ट करना सीख लेते हैं कि पानी को कैसे बचाया जाए और ठंडा कैसे रहा जाए। ठीक है, देन लो लाइट इंटेंसिटी, तो लो लाइट में क्या होता है, अब यहाँ पे लाइट कम हो रहा है तो ग्रोथ रुक जाएगा, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है स्लो हो जाएगा। ठीक है, वेरी लो लाइट, अगर काफ़ी कम लाइट है तो CO2 का एकोमुलेशन हो जाएगा और ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो लो लाइट में CO2 का एकोमुलेशन हो गया, ग्रोथ नहीं हो पाया। ठीक है, लो लाइट का मतलब लेस फोटोसिंथेसिस, लेस फूड और स्लो ग्रोथ, क्योंकि इनको क्या चाहिए, खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस चाहिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइट ही नहीं है, लेस फूड है, स्लो ग्रोथ है। ठीक है, देन CO2 बिल्ड्स अप, अब CO2 बिल्ड्स अप का क्या मतलब है, इसमें हमने पढ़ा कि CO2 एक्युमुलेशन, CO2 बिल्ड्स अप, तो इन वेरी लो लाइट प्लांट जो है CO2 को इफिशिएंटली यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए CO2 एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है। फोटोसिंथेसिस कब होता है, इसमें कार्बन चाहिए, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट मिल ही नहीं रहा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वंस लाइट इज बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, कि जितना लाइट होना चाहिए उस थ्रेशोल्ड से नीचे है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस यहाँ पे स्टॉप हो जाता है और प्लांट ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि लो इंटेंसिटी लाइट में आखिर CO2 एक्युमुलेट होता क्यों है। देन लाइट स्पेक्ट्रम एंड प्लांट ग्रोथ, समझते हैं कि कौन से लाइट के स्पेक्ट्रम में प्लांट पर क्या असर पड़ता है। तो रेड एंड ब्लू लाइट जो है ये प्लांट को हेल्प करता है फूड बनाने में। कौन सा लाइट, रेड एंड ब्लू। ठीक है, रेड एंड ब्लू लाइट हेल्प करता है प्लांट्स को फूड बनाने में थ्रू फोटोसिंथेसिस, और ये मोस्ट यूजफुल कलर है कलर्स ऑफ सनलाइट फॉर प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल कलर है रेड एंड ब्लू।
देन ब्लू लाइट मेक प्लांट्स स्टे स्मॉल एंड बुशी। तो ब्लू लाइट जो है क्या करता है, प्लांट को स्मॉल और बुशी मतलब छोटा रहने में और फैलने में, हम कह सकते हैं बुशी रहने में, लीफी ग्रोथ के लिए अच्छा है। ठीक है, ब्लू लाइट फॉर लीफी ग्रोथ अच्छा है। हेल्दी लीफ डेवलपमेंट होता है ब्लू लाइट में, प्लांट इसमें स्मॉल रहेगा और बुशी होगा मतलब लीफी ग्रोथ होगा। और रेड लाइट की वजह से क्या होगा, कॉजेज द प्लांट सेल टू स्ट्रेच। तो इसमें प्लांट सेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होगा और बहुत लंबा ग्रो होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि रेड लाइट की वजह से प्लांट सेल स्ट्रेच करेगा और ग्रो लॉन्गर। ठीक है, गुड फॉर टॉल ग्रोथ। तो ये जो रेड लाइट है ये इससे क्या होगा कि प्लांट ग्रो करेगा लॉन्ग, ठीक है, स्ट्रेच करेगा। तो जैसे कि आपको याद रखना है कि अगर ब्लू लाइट, ठीक है, ब्लू लाइट की वजह से क्या होगा, अगर ब्लू लाइट है तो यहाँ पे जो भी लीव्स वगैरह है, लीव्स में ग्रोथ ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लीव्स में ग्रोथ ज़्यादा दिख हो रहा है। और जो रेड लाइट है इसकी वजह से प्लांट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्या देखने के लिए मिलेगा कि प्लांट का हाइट बढ़ रहा है। तो ये आपको याद रखना है। देन जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, ठीक है, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये प्लांट को वीक और पेल बनाता है। ठीक है, इटियोलिएटेड बनाता है, वीक और पेल, और ये डैमेज करता है नॉर्मल ग्रोथ को। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यूवी रेज ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर ज़्यादा यूवी रेज होगा तो क्या होगा, वीक और पेल हो जाएगा। और इसको चाहिए ब्लू लाइट और रेड लाइट। ब्लू लाइट में स्मॉल और बुशी होगा, लीफ का डेवलपमेंट होगा, और रेड लाइट में जो है लंबा ग्रो होगा। ठीक है, देन ट्रांसपायरेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट लूज करते हैं वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू टाइनी पोर्स। ठीक है, टाइनी पोर्स के द्वारा, जिसको कि कहा जाता है स्टोमेटा, जो कि मोस्टली मिलता है अंडर साइड ऑफ लीव्स। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन कैसे होता है, क्योंकि प्लांट में पत्तों में क्या होता है, छेद होता है, और उन छेद को हम कहते हैं स्टोमेटा, और उसी से लूज करते हैं, ठीक है, वाटर प्लांट्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। इसीलिए डेजर्ट में हमें देखने के लिए मिलता है कि छोटे छोटे लीव्स हैं या कैक्टस है। ठीक है, ये इसीलिए है, ठीक है, क्योंकि कम से कम वाटर लॉस हो सके। तो ये होता क्यों है ट्रांसपायरेशन, ताकि प्लांट को ठंडा रखा जाए, टू पुल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम जो है रूट से, कि रूट से सक्शन की तरह वाटर और न्यूट्रिशन जो है लिया जा सके रूट से पत्तों तक या और पार्ट्स में पहुंच सके। इसीलिए ट्रांसपायरेशन होता है, और पौधे को, प्लांट को ठंडा रखने के लिए भी। ठीक है, तो इन शॉर्ट ट्रांसपायरेशन इज इक्वल टू प्लांट स्वेटिंग टू सर्वाइव एंड फंक्शन प्रॉपर्ली। ठीक है, तो जैसे ह्यूमन भी स्वेट करते हैं उसी तरीके से प्लांट का स्वेटिंग होता है ट्रांसपायरेशन सर्वाइव करने के लिए। देन देखते हैं फ्रॉस्ट। ठीक है, तो फ्रॉस्ट मतलब क्या है, फ्रीजेज सॉइल मॉइस्चर, रूट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर। तो क्या होता है कि फ्रॉस्ट की वजह से फ्रीज हो जाता है सॉइल का मॉइस्चर, और रूट को वाटर नहीं मिल पाता है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज ट्रांसपायरेशन। तो यहाँ ट्रांसपायरेशन बढ़ जा रहा है, प्लांट यहाँ डिहाइड्रेट हो जा रहे हैं और मर जा रहे हैं, क्योंकि अगर तो यहाँ पे फ्रॉस्ट हो गया और इनके रूट तक पानी नहीं जा रहा है, वाटर नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा, अगर ये वाटर नहीं मिल पा रहा है तो प्लांट जो है डिहाइड्रेट होकर मर जाएंगे। ठीक है, आइस फॉर्म्स इन द प्लांट सेल। तो यहाँ पे क्या होता है कि आइस फॉर्म्स इन द प्लांट सेल, मतलब कि सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और सेल डैमेज होने लगता है अगर प्लांट सेल में आइस बन जाता है तो। ठीक है, इसकी वजह से कैंकर फॉर्मेशन होता है, सनकेन डेड एरियाज ऑन प्लांट पार्ट्स। तो मतलब कैंकर हम जब कह रहे हैं तो कैंकर का मतलब कि ये डेड एरिया होता है प्लांट के पार्ट में। तो ये फ्रॉस्ट की वजह से सॉइल मॉइस्चर फ्रीज हो जाता है, रूट को वाटर नहीं मिल पाता है। ठीक है, और ट्रांसपायरेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, प्लांट डिहाइड्रेट होने लगता है, मरने लगता है। ठीक है, और आइस फॉर्म्स इन प्लांट सेल में आइस फॉर्म होने लगता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और सेल डैमेज हो जाता है। ठीक है, ये फ्रॉस्ट के केस में होता है। और स्नो के केस में कैसे क्या होता है, एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है और प्रोटेक्ट करता है सीडलिंग्स को एक्सट्रीम कोल्ड से। तो स्नो जब होता है तो ठीक है, तो ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और जो भी सीडलिंग है इसको एक्सट्रीम ठंड से बचाता है। ठीक है, और ये ग्रोइंग सीजन को शॉर्टन करता है, मतलब छोटा करता है। तो यहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता है, इसीलिए हमें देखने के लिए मिलता है स्नो एरिया में ज़्यादा हरियाली देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो वहाँ बर्फ़ से ही ढका हुआ रहता है। तो सीडलिंग प्रोटेक्ट होता है एक्सट्रीम कोल्ड से, लेकिन जो ग्रोइंग सीजन है ये शॉर्ट हो जाता है। देन हाई टेम्परेचर के केस में क्या होता है,
प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन कोआगुलेशन मतलब प्लांट डेथ, ठीक है। तो इम्बैलेंस हो जाता है यहाँ रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में, तो टिश्यूज जो है ड्राइड हो जाते हैं मतलब डेसिकेशन, और मॉइस्चर डिप्लीशन फ्रॉम प्लांट बॉडी, तो यहाँ क्या होता है मॉइस्चर डिप्लीशन होता है। कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं क्योंकि उनके पास हीट रेसिस्टेंट प्रोटीन होता है, तो हाई टेम्परेचर में क्या होगा प्रोटोप्लाज्मिक कोआगुलेशन हो जाएगा, प्रोटीन कोआगुलेशन, प्लांट डेथ होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इम्बैलेंस हो जाता है, रेस्पिरेशन ज़्यादा होने लगता है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। देन नाइट्रोजन भी एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, ठीक है। प्लांट और माइक्रोब्स कंपीट फॉर नाइट्रोजन इन द सॉइल, तो अगर हम देखें कि अगर यहाँ प्लांट है, ठीक है, सॉइल में, तो यहाँ माइक्रोब्स भी हैं कुछ, और ये प्लांट और माइक्रोब्स दोनों कंपीट कर रहे हैं सॉइल में, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि दोनों को नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन ऑफन लिमिट्स ग्रोथ इन बोथ नेचुरल एंड फार्म इकोसिस्टम में, तो इसीलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर नाइट्रोजन डाला जाता है खाद के रूप में, ठीक है, फर्टिलाइजर के रूप में, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है। प्लांट और माइक्रोब्स दोनों compete करते हैं। अब आप कहेंगे 78% तो नाइट्रोजन है हमारे पास, ठीक है, लेकिन जो प्लांट नाइट्रोजन यूज़ करता है तो वो बेसिकली सॉइल से ही यूज़ करता है, ठीक है, इसलिए जो है नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है और हमें अलग से नाइट्रोजन देना पड़ता है, ठीक है। देन डाईबैक, तो डाईबैक का मतलब है प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, यूजुअली फ्रॉम टिप टू बैकवर्ड। तो अगर कोई प्लांट है, ठीक है, सपोज ये एक प्लांट है, तो ये डाईबैक मतलब इसका रूट जिंदा है लेकिन इधर से मरने लगता है, ठीक है, अपर पार्ट से। तो ऐसा क्यों होता है? ये एक एडेप्टिव मैकेनिज्म है सर्वाइव करने के लिए ड्रॉट में और एडवर्स कंडीशन में। यहाँ पे रूट अलाइव है, ठीक है, लेकिन अपर पार्ट जो है मरने लगता है, जो भी फ्रूट है, लीव्स है, डाई होने लगता है, जैसे कि साल ट्री, रेड सेंडर्स और सिल्क कॉटन ट्री। याद रखना है डाईबैक कौन कौन कर रहा है, काफ़ी सारे कर रहे हैं। वैसे जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया गया है साल ट्री, रेड सेंडर्स, सिल्क कॉटन ट्री, ठीक है। देन एक और चीज़ याद रखना है, द बियर दैट रिसाइकल्स इट्स बॉडी, ठीक है। तो हमें पता है कि बियर जो है हाइबरनेशन में जाते हैं, तो ड्यूरिंग हाइबरनेशन बियर जो है यूरिनेट भी नहीं करते हैं, इंस्टेड उनका जो बॉडी होता है, दियर बॉडीज रिसाइकल वेस्ट यूरिया इनटू नाइट्रोजन, तो उनके बॉडी में ही क्या हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है वेस्ट यूरिया नाइट्रोजन में, ठीक है, और उसको रीयूज़ किया जाता है मसल्स को बिल्ड करने में और ऑर्गन्स को, ठीक है। तो इसी वजह से वो महीनों तक सो पाते हैं और स्ट्रेंथ भी नहीं खत्म होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बियर्स है वो यूरिनेट नहीं करते हैं और उनके बॉडी से जो भी वेस्ट निकलता है वो रिसाइकल होकर के यूरिया जो है नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, रिसाइकल वेस्ट यूरिया इनटू नाइट्रोजन। तो यहाँ तक हमने कुछ चीज़ें देखी, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एवरीडे ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स अभी नहीं आएंगे क्योंकि पॉलिटी भी मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।